हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों मैं नरेंद्र कुमार और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी ITI इंस्ट्रक्टर जो 2406 पोस्ट के लिए वैकेंसी दोस्तों हो रही है। उसका एग्ज़ाम आपको पता है 25 तारीख को समाप्त हो चुका है और उसका दोस्तों आंसर शीट भी जारी कर दी गई है। और इस आंसर शीट में दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर ऑब्जेक्शन किया गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे दोस्तों कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है, क्या इन ऑब्जेक्शन के नंबर सभी के बढ़ेंगे या जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है उनका केवल नंबर बढ़ेगा। और दोस्तों ये भी बात करेंगे क्या जितने सारे प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन हुआ है क्या उस सारे प्रश्नों के नंबर बढ़ने वाले हैं या कुछ ही प्रश्नों के केवल नंबर बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न पे, और ये पहला प्रश्न है जो ये ऑब्जेक्शन किया गया है इस पे, और ये ऑब्जेक्शन लायक है भी प्रश्न दोस्तों, और इस पे सभी को जो है कि नंबर मिलेंगे। अब देखो कैसे इसमें सबको नंबर मिलेंगे। देखिए इसमें दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्प में से समश्रुति भिन्नार्थक शब्द के सही अर्थ भेद हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे दो विकल्प सही हो रहे हैं। अगर व्यंग है, व्यंग का अर्थ होता है दोस्तों विकलांग, और व्यंग्य का भी दोस्तों अर्थ होता है कटाक्ष। अगर देखेंगे तो एक हिसाब से ये आंसर बी भी सही होना चाहिए। और ये अयस एक अयस मीन्स होता है दोस्तों अपकीर्ति, और एक अयस मीन्स होता है दोस्तों लोहा। तो ये वाला भी ऑप्शन सही है और ये वाला भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे दोस्तों एक से अधिक यहाँ पे आपका विकल्प सही है, तो यहाँ पे इसका नंबर सभी को कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये सभी को कॉमन नंबर मिलने वाले एक नंबर, ठीक है। तो ये प्रश्न सही है, इस पे ऑब्जेक्शन करने लायक था प्रश्न, क्योंकि अगर आप भी यूट्यूब पे चाहे अगर आप किसी बुक में भी देखेंगे या आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो सारा ये दोनों का आंसर आपको सही सही मिल जाएगा। बाकी इसको आप देख सकते हैं, इसका दोस्तों बी वाला भी सही है और डी वाला भी सही है, तो इसका नंबर सभी को मिलने वाला है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है उस पे किस पे ऑब्जेक्शन किया गया उस पर बात करते हैं। देखिए कुछ प्रश्न दोस्तों ऐसे हैं, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं खुद क्लियर कर दूंगा कि किसके नंबर मिलेंगे किसके नहीं मिलेंगे, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे दोस्तों जो वीडियो में अनाप शनाप कमेंट करेंगे, लेकिन दोस्तों जो फैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं तो इसका भी नंबर दोस्तों आपको मिल सकता है। इसका अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी नंबर आपको मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें भी एक से अधिक प्रश्नों का एक से अधिक विकल्प इसमें भी सही है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो HY भी फसलें उगाने का प्रशिक्षण वगैरह भी दिया गया था, और इधर अगर बात करें तो कीटों से हमलों की बर्बादी का खतरा भी कम कर दिया गया था। तो अगर देखा जाए तो ये मोर देन एक से अधिक प्रश्न इसमें जो है कि ऑप्शन आपके सही है, तो ये भी आपको फुल नंबर मिलने वाले हैं सभी को, ठीक है। एक नंबर ये भी आप अपने में जोड़ लीजिएगा। अगर आपका ये प्रश्न गलत है तो एक नंबर इसके बढ़ने वाले हैं। एक प्रश्न और है दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस पे दोस्तों मैंने भी ऑब्जेक्शन किया, बाकी सब मुझसे गलती क्या हुई थी, मैं कई प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन कर देता, बट मैं एक ही प्रश्न पे ऑब्जेक्शन करके पेमेंट कर दिया था इस वाले प्रश्न पे, और मेरा जो है कि बाकी सब ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा था। बाकी सब जहाँ से मैंने सोर्सेस लिए हैं वो उधर फ्रेंडों ने किया था, तो वहाँ से हमने सोर्सेस लिया। बाकी सब ये भी बात करेंगे वो सोर्सेस सही हैं या गलत है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब इधर देखते हैं, अगर वस्तुनिष्ठ परीक्षण की बात करें दोस्तों, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न होते हैं वो विश्वसनीयता उनमें होनी चाहिए। विश्वसनीयता का अर्थ होता है कोई भी उसका अगर परीक्षण ले तो उसका आंसर सेम आना चाहिए, यही होती है उसकी विश्वसनीयता। और ऑब्जेक्टिव की जो है कि सबसे मेन उद्देश्य यही होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप BTC या B.Ed करेंगे तो उसमें भी बुक वगैरह में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो डी होना चाहिए, वही होगा चाहे परीक्षण किसी ने भी किया हो। अगर मान लीजिए दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो इसके दोस्तों 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, या आपको खाली स्थान भी दिए जा सकते हैं। अब बताइए इसके कई आंसर नहीं हो सकते, इसके केवल एक ही आंसर होंगे, और कोई भी अगर इसका दोस्तों टेस्ट लेगा तो उसका आंसर एक ही होगा, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग कहेंगे कि वही होगा चाहे परीक्षण किसी ने भी किया हो, लेकिन यहाँ पे आयोग ने माना है उस व्यक्ति को समझाया जा सकता है जो इससे असहमत है, ताकि वह आपत्ति न कर सके। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर आपने इसको सही माना है तो आपको इसमें नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सभी के नंबर नहीं बढ़ेंगे। अगर हम लोग देखें अगर विकल्प चेंज होगा, कोई भी सवाल हो
अगर कोई भी सवाल है, अगर उसमें विकल्प चेंज होता है, जैसे आयोग ने आंसर सी माना था और आपने आंसर डी लगाया है, तो यहाँ पे अगर आंसर चेंज होता है तो केवल जो लोग डी सही किए हैं उसी को यहाँ पे नंबर मिलने वाले हैं, बाकी सभी को इसके नंबर नहीं मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपने ए बी किया है और इसका आंसर आयोग ने बदल दिया डी, तो डी वालों को मिलेगा, बी वालों को नहीं मिलेगा। इस तरह होता है। अगर वही एक से अधिक दोस्तों विकल्प सही रहते हैं तब वो कॉमन नंबर मिलेंगे, सभी को मिलेंगे, या प्रश्न ही गलत हो तब वहां पे सभी को कॉमन नंबर मिलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर कर लीजिएगा आप, फिर बाद में आप लोग ये मत कहिएगा कि आप सर गलत बता रहे हैं, चाहिए वो भी है जो भी हो। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है दोस्तों, कुछ लोग जो है कि इस पे भी आपत्ति किए हुए हैं और ये आपत्ति सरासर गलत है, क्योंकि आयोग इस पे आपको नंबर एक भी नंबर नहीं देने वाला है, क्योंकि आयोग का ये वाला प्रश्न जो है वो सही है। और कैसे सही है, मैं एक ही नहीं 3-3 प्रूफ या 4-4 प्रूफ में दिखाऊंगा कि इसका आंसर क्लास सी ही होगा। तो आप लास्ट तक बने रहिए और देखिए इसका जो है कि क्लास सी आंसर ही कैसे होगा। और बहुत लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर क्लास डी होना चाहिए। दोस्तों मैं भी इस प्रश्न को गलत करके आया था, क्योंकि मुझे भी लगा था कहीं डी प्रकार की जो आग होती है वो विद्युत से लगी होती है, लेकिन टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे पूछा था, अग्निशामक यंत्र के बारे में पूछा गया था, और यही सबसे ज्यादा गलतियां हुई हैं, सभी लोगों से गलतियां हुई हैं। अभी देखेंगे इसका आंसर क्या सटीक होगा, क्या इसका हम लोगों को नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए एक प्रूफ आपके बीच में छोटा सा प्रूफ रखते हैं। अगर इस प्रूफ की बात करें तो ये दोस्तों ऑब्जेक्शन किया हुआ है, जो सोर्सेस लगाए हुए हैं कि ये जो है कि इसमें डी दिया है, लेकिन अगर यहां से ध्यान से आप देखेंगे दोस्तों तो ये आग का प्रकार लिखा है। अगर क्लास डी प्रकार की आग है तो उसको बुझाने के लिए हेलोन अग्निशमन यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये कहीं नहीं लिखा है कि ये बी प्रकार का अग्निशमन यंत्र है या सी प्रकार का है या डी प्रकार का है, ये अभी क्लियर यहाँ पे नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर आपने सोर्सेस में इस वेबसाइट का लिंक दिया है तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए एक और सोर्सेस में दिखाता हूं आपको। अगर एक और सोर्सेस की बात करें दोस्तों तो आग के जो प्रकार होते हैं आपको पता है, ए बी सी डी हम लोग पढ़ते हैं, उसी प्रकार अग्निशमन के भी प्रकार हैं। वो दोस्तों आपका ए बी सी डी और के, इस प्रकार का जो है अग्निशमन यंत्र के भी प्रकार है। तो हम लोग को इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट जो आंसर आपका दिया है क्लास सी वाले पे चलते हैं। अगर हम लोग क्लास सी पे बात करें दोस्तों, क्लास सी की अग्निशमन यंत्र किसको बुझाता है, तो यहाँ पे साफ साफ आप देखेंगे क्लास सी अग्निशामक यंत्र विद्युत चलित आग पर उपयोग के लिए सुरक्षित है। अब देखिए आगे हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे क्लास सी यानी अग्निशमन यंत्र जो है क्लास सी वाला वो विद्युत चलित आग को बुझाने के लिए काम में आता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अगर यहाँ से भी नहीं क्लियर हो रहा है तो एक और आपको प्रूफ दिखाते हैं। ये देखिए, अगर इस प्रूफ को आपको देखना है तो सीधे आप प्रश्न को टाइप करिए और आपको बहुत ही विश्वसनीय टेक्स्ट बुक, उससे बहुत सारे जितने सारे एग्जाम होते हैं दोस्तों उसके हर एक प्रश्न वहां से आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप टेक्स्ट बुक पे भी खोजेंगे तो ये प्रश्न का आपको डिस्क्रिप्शन पूरा टोटल मिल जाएगा, इसका पूरा हूबहू वही प्रश्न है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग अग्निशमन यंत्र के बारे में, तो ये ग्रीन ट्रिंगल जब बना रहेगा तो वो क्लास ए होता है, क्लास ए टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है। और इसमें दोस्तों ऑर्डिनरी जो सॉलिड्स होते हैं उससे लगी आग को बुझाने के लिए काम में आ जाता है। और इसका हम लोग अगर ए क्लास ए देखें तो ए फॉर एस, ठीक है। अगर इधर देखें हम लोग बी, क्लास बी का जो होता है वो स्क्वायर में बना होता है, उसका सिंबल होता है, उस सिलेंडर पे सिंबल होता है। और ये जो बी प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर है दोस्तों, ये जो है फ्लेमेबल लिक्विड वगैरह से जो लगी आग होती है उसको बुझाने के लिए क्लास बी प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। और वी फॉर वायरल होता है, जो तेल वगैरह से अगर लग जाए आग तो, ठीक है। अगर यहाँ देखें दोस्तों तो क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो ब्लू सर्किल में होता है और सी प्रकार का होता है। और ये देखिए क्या होता है, ये होता है आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जो आग लगती है। और सी फॉर होता है करंट यानी विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए सी फॉर करंट यानी क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भी आपको डायरेक्ट ही क्लियर हो गया है कि विद्युत से लगी आग बुझाने के लिए हम लोग क्लास सी प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसका आंसर जो है कि सी ही सही है और इसका किसी को नंबर नहीं मिलने वाला। अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा तो एक और प्रूफ ले लीजिए। एक और प्रूफ है, अगर क्लास ए की बात करें दोस्तों तो देखिए क्लास ए का जो फायर होता है वो क्लॉथ, वुड, रबर, पेपर और प्लास्टिक के लिए बुझाने के लिए काम आता है, यानी इससे लगी आग को। और क्लास बी की जो फायर एक्सटिंग्विशर होती है वो गैसोलीन, गैसेस और ऑयल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और सी फॉर करंट
अगर दोस्तों इलेक्ट्रिकल से अगर लगी है आग, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट से आग लगी है, तो वो हम लोग क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। बाकी सब डी और के इधर आप देख सकते हैं। तो यहां से भी क्लियर हो गया दोस्तों कि इलेक्ट्रिक से लगी आग को क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाया जाता है। तो यहाँ इसको दोस्तों अगर आपने इसका किया है ऑब्जेक्शन, तो इसका आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। अब इसको देखते हैं हस्तक्षेप वाले का। ये दोस्तों इसका नंबर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये प्रश्न सटीक आंसर इसका नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जहां तक है मैं ये एक बुक है वहां से इसका सोर्सेज कुछ देखने का प्रयास किया हूं। तो इसका जो आयोग ने आंसर माना है, ये माना है एक नई या अलग प्रक्रिया है जिसका मूल्यांकन या प्रयोग द्वारा परीक्षण किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक इसका आयोग का आंसर यहाँ भी सही है। अगर इसका थोड़ा सा प्रूफ अगर देखना चाहें तो इसका जो है कि मैंने एक क्वालिटी मैनेजमेंट की बुक थी, वहां से अगर हमने यहाँ इसको देखा तो यहाँ पे लिखा है कि इफ एन ऑडिट टेस्ट ए न्यू प्रोसीजर विथ इंटरवेंशन एंड फाइंड दैट द मेक थिंग्स बेटर, then that is finding and that as a good things. What do we want to from a audit is not a finding. We want to clear factual researches result that we want to use improve our business. ठीक है, तो यहाँ से इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये नहीं समझ में आता है दोस्तों तो यहाँ भी देख सकते हैं इंटरवेंशन जो क्या है, एन एक्ट इज एन एक्सपेरिमेंट, यानी एक प्रयोग है दोस्तों, एक नई प्रक्रिया है जिसको प्रयोगों द्वारा इसको सिद्ध किया जा सकता है और अपने जो बिजनेस है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है हस्तक्षेप के द्वारा। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका भी मेरे हिसाब से इसका भी नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। ये आयोग द्वारा बताया गया जो आंसर है वो सटीक है, लेकिन देखते हैं दोस्तों अगर और कोई सोर्सेस होंगे जहाँ पे उस प्रश्न को गलत साबित किया जा सकता है, बट मेरे हिसाब से ये वाला प्रश्न जो आयोग ने सही दिया हुआ है। अब आपको जो भी लगता हो दोस्तों, बट अगर किसी भाई को अगर बुरा भी लग रहा है तो ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो मुझे फैक्ट लगा है मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। हाँ, ये वाला प्रश्न है दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा लोग बहुत कंफ्यूज है कि इस पे भी सभी को नंबर मिलने चाहिए, लेकिन इस पे भी किसी को नंबर शायद ना मिले, और इसका भी प्रूफ मैं है जो कि आपके बीच में पेश कर रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, राज्य की संचित निधि से पंचायतों की सहायता अनुदान किसके द्वारा शासित होता है। ठीक है, अगर दोस्तों यहां पे अगर प्रश्न में कहीं रहता राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, अगर दोस्तों कहीं राज्य वित्त आयोग रहता या केंद्रीय वित्त आयोग, अगर दोनों रहता, तब भी अगर हम लोग राज्य वित्त आयोग को मार देते तो हमारा आंसर यहाँ पे सही होता। बट अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे दोस्तों वित्त आयोग के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, और सर यहाँ पे यूपी ट्रिपल ने केंद्रीय वित्त आयोग ही माना है, और क्यों माना है इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जाहिर सी बात है, राज्य वित्त आयोग का दायित्व होता है कि संचित निधियों को अनुदान देने का कार्य करता है, लेकिन जैसे ही दोस्तों आप ये वित्त आयोग की वेबसाइट पे देखेंगे, जाहिर सी बात है एक सोर्सेस है जो कि राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो राज्य वित्त आयोग अगर ऑप्शन में रहता समेकित निधि का धन आवंटन करने का काम राज्य वित्त आयोग का है, ये बात सही है। लेकिन जैसे ही दोस्तों आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, और वे ऑफिशियल वेबसाइट मैं नीचे दे सकता हूँ, यहाँ पे देखिए ये वित्त आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जब जाएंगे ना तो इसको स्क्रॉल करेंगे आप। ठीक है, जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ वित्त आयोग के कर्तव्य को लिखा गया है, दायित्व को। तो जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे ये वित्त आयोग का यानी केंद्रीय वित्त आयोग का दायित्व क्या होता है, राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय। तो यहाँ भी दोस्तों क्लियर हो जा रहा है कि राज्य के जो पंचायती राज है उसमें संचित निधियों का बंटवारा के लिए जो सिफारिश करता है, कौन करता है, वित्त आयोग ही करता है। राज्य अगर सिफारिश करता है तो उसको पूरा करने का कार्य करता है। तो यहाँ से अगर क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ भी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वित्त आयोग का ही जो है कि ये कार्य है, अर्थात केंद्रीय वित्त आयोग, यहाँ पे आंसर सही हो जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे राज्य वित्त आयोग न हो तो वहाँ पे केंद्रीय वित्त आयोग दिया है, तो उसका आंसर वही सही हो जाएगा, और ये आयोग ने सही माना है। अगर उसका अगर प्रूफ आपको नहीं पता है तो यहाँ पे एक और प्रूफ मैं देता हूँ आपको, ये दृष्टि IAS का है, और वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ भी लिखा गया है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करता है। यानी ये किसके बारे में, केंद्रीय वित्त आयोग का कार्य बता रहा है। तो जाहिर सी बात है प्रश्न में भी आपको मिल रहा था कौन जो है कि उसको शासित करता है, तो केंद्रीय वित्त आयोग करता है। ये आंसर दोस्तों यहाँ पे 100% सही है। तो यहाँ इसके भी नंबर आपको हो सके तो नहीं मिले, अगर मान लीजिए आयोग अगर दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा होने वाला लग रहा है मुझे नहीं है।
तो जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी प्रश्नों के प्रूफ यहाँ पे देख लिए, लगभग मेरे हिसाब से 3 प्रश्नों के हो सके नंबर आपको मिल सकते हैं। बाकी सब और जो प्रश्न है उस पर ऑब्जेक्शन जो किया गया वो ऑब्जेक्शन गलत साबित हो सकते हैं, और अगर सॉलिड प्रूफ भी नहीं है तब भी जो है कि वो साबित नहीं होंगे कि सही है या गलत है, तो उससे भी दोस्तों आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये बस यही बताना था कि जितने लोग हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन किए हैं तो कुछ ही प्रश्नों के नंबर हो सके बढ़ने वाले हैं, लगभग 2 या 3 प्रश्नों के ही नंबर आपको बढ़े हुए मिलेंगे, और ये देख लीजिएगा जब आंसर शीट आएगी फाइनल तब। बाकी सब दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।